क्लास में हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, चैप्टर नेम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। पार्ट हमारा 5 है, चैप्टर 1 है। ठीक है, तो चलिए, हमने पीछे क्लास में काफ़ी पढ़ लिया है थ्योरी, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे उसी के साथ। एटॉमिक मास ज्ञात करेंगे, मतलब परमाणु क्रमांक, और परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं में परमाणु क्रमांक, कुछ महत्वपूर्ण परमाणु भारों को भी याद कर लेते हैं। और ये जो पूरी टेबल है हमारी आवर्त सारणी की, इसमें सारे परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, तो वो भी आपको लर्न करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और पढ़ते हैं। ये है आवर्त सारणी, ये आपको दिख रही होगी आवर्त सारणी। इसे आपको अपनी कॉपी में बना लेना है और लर्न कर लेना है। ये देखिए, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, इसका 1 होता है। दूसरा हमारा है हीलियम, यहाँ पे इसका 2 होता है। और फिर 3 होता है लिथियम का। 4 होता है किसका, बेरिलियम का। फिर यहाँ पे 5 ये है बोरान। 6 पे कार्बन। 7 नाइट्रोजन का। 8 होता है ऑक्सीजन का। F का होता है परमाणु क्रमांक 9। Ne का होता है 10। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी टेबल बनी हुई है। ये सबको आपको याद कर लेना है, और कुछ को याद करने के लिए कुछ ट्रिक बना ली जाती है। ठीक है, अभी ट्रिक तो इसमें हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आपको ट्रिक अपने मन से ही बनानी होती है, नहीं तो आप ट्रिक के वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक बना के भी समझाया जाता है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाती है टेबल। ठीक है, तो ट्रिक में बनाकर ये समझाई जाएगी, ट्रिक आपको बताई जाएगी। लेकिन अभी आपको केवल ये आवर्त सारणी देखनी है, और इसमें पूरे परमाणु क्रम आपको क्या करने, महत्वपूर्ण जो हो जहाँ तक के वहाँ तक आपको इसके परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। इसको अपनी कॉपी में बना लेना है। नीचे टेबल यहाँ तक पूरी दी होती है। ये जो होते हैं, ये हमारे होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ से जो एसएन से होते हैं, ये होते हैं हमारे कौन से, डी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। और ये जो बेरिलियम Mg और ये कैल्शियम, ये पूरे लिखा हुआ है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे एस ब्लॉक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, इसमें से 2 ये एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और आगे पी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत ये आते हैं इधर। ठीक है, इनके बीच में जो ये बनी हुई होती है टेबल आपको दिख रहा है स्कैंडियम, ये आते हैं डी ब्लॉक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक तत्व के होते हैं, ये एस ब्लॉक तत्व के होते हैं। इधर ये क्या होते हैं, तो ये पी ब्लॉक तत्व वाले हैं। और इधर तो बीच में ये रेड रेड जो इस तरह से बनी हुई है, ये है डी ब्लॉक तत्व। जो सबसे नीचे लिखी हुई है टेबल में, ये है हमारा एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है, एफ किसका है, एफ ब्लॉक तत्व के यौगिक है। तो चलिए, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, और कॉपी में बनाकर इसी तरह जैसे कलर है इसमें, उसी तरह से कलर कर लीजिएगा। इन सबके परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम परमाणु भारों को याद करने की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक के बारे में करते हैं चर्चा। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारी जो सवाल जब हम लगाएंगे तो उसमें ये हमें लगाना पड़ता है, इनके परमाणु क्रमांक और इनके जो होते हैं क्या, परमाणु भार। ठीक है, तो देख लेते हैं, उनको हम लर्न भी कर लेते हैं। तो देखिए, ऊपर ये जो आपको नीचे दिखता है, ये परमाणु क्रमांक होता है। ऊपर जो ये लिखा हुआ है वो होता है परमाणु भार। यहाँ पे लिखा है एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिखाई दिए गए हैं, जो अक्सर आते हैं, जिससे सवाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है परमाणु भार, परमाणु बीच में होता है, और परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये पहला है हाइड्रोजन का, इसका 1H1 होता है, मतलब 1 परमाणु क्रमांक और 1 परमाणु भार भी होता है। आगे हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में 6 इसका होता है परमाणु क्रमांक, और इसका जो 12 होता है वो होता है परमाणु भार। आगे बात करते हैं 14 और 7 की। तो 7 जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, और जो 14 होता है वो होता है परमाणु भार। ये आगे चलते हैं, तो ये है 16O8 की। ये यहाँ पे 8 हमारा परमाणु क्रमांक और 16 हमारा परमाणु भार। आगे चलते हैं, सल्फर की बात करते हैं। सल्फर वाले में 16 हमारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक, और जो 32 होगा ये हमारा होगा परमाणु भार। आगे हम कैल्शियम की बात करते हैं, यहाँ पे 20 परमाणु क्रमांक, परमाणु भार होगा 40। आगे हम फ्लोरीन की बात करते हैं, इसमें परमाणु क्रमांक 9 होगा और परमाणु भार होगा 19।
आगे ये लिखा है एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक 13 होता है और परमाणु जो भार होता है वो 27 होता है। आगे बात करते हैं अगर हम फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है और जो इसका परमाणु भार होता है वो 31 होता है। आगे हम क्लोरीन की बात करेंगे तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है और परमाणु भार इसका कितना होता है, परमाणु भार होता है 35.5। ये सभी आपको याद करने हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और परमाणु भार 52 होता है। अगर Fe की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं तो आयरन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है, परमाणु भार 56 होता है। Cu कॉपर की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 29 होता है, परमाणु भार 63.5 होता है। यहाँ पे Ag सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर की जो परमाणु क्रमांक होता है वो 47 होता है, परमाणु भार 108 होता है। आगे हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है और परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। बेरिलियम की बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक हमारा कितना होता है, 4 होता है, परमाणु भार होता है 9, ठीक है। आगे बात करते हैं सोडियम की तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है, ठीक है। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है, परमाणु भार 39 होता है। यहीं पे बात करें जेडेन की तो जेडेन का जो होता है जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, परमाणु भार होता है 65.4, ठीक है। वहीं पे अगर बात करेंगे हम अगले टॉपिक की तो अगला जो हमारा टॉपिक है आयोडीन है, इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो 53 है, परमाणु भार 127 होता है। यहीं पे इसका जो परमाणु क्रमांक है ये है 79, परमाणु भार 197, इसको बोलते हैं सोना, ठीक है। आई को आयोडीन और एयू को सोना ऑरिक बोलते हैं, इसको आरिक से ये सोना होता है, ठीक है। तो इसका जो सोने का जो होता है परमाणु क्रमांक 79 होता है, परमाणु भार होता है 197। तो इस तरह से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सभी को याद करने हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने सवालों पर, तो हम सवालों का कुछ अध्ययन करते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ पढ़ा था, कुछ टॉपिक पढ़ा था, उससे संबंधित हम सवाल आज इसमें करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों को देखते हैं। देखिए सवालों को करने से पहले एक डिफिनीशन है उसको भी पढ़ लेते हैं। ये है डिफिनीशन किसकी है, प्रतिशत संगठन की डिफिनीशन है, ठीक है। तो प्रतिशत संगठन की डिफिनीशन पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी यौगिक में भार के अनुसार, किसी यौगिक में भार के अनुसार उनके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। किसी यौगिक में भार के अनुसार उनके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व के भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। देखिए अगर बात करें तो देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे बात कर रहे हैं सूत्र की। सूत्र होता है प्रतिशत, इसका सूत्र बता रहे हैं, प्रतिशत संगठन बराबर, ठीक है, प्रतिशत संगठन बराबर। इसका जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिशत, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रतिशत संगठन बराबर परसेंटेज बराबर, जो सूत्र होता है प्रतिशत संगठन का वो होता है क्या, कि तत्व का, जो तत्व हुआ उसका टोटल द्रव्यमान, ठीक है, टोटल मास, ठीक है, टोटल मास। या इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं एटॉमिक, टोटल एटॉमिक मास लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टोटल एटॉमिक, ठीक है, मास, ठीक है, टोटल एटॉमिक मास बट्टे, ठीक है, मोलर, जो मोलर होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मालिक्यूल मास, ठीक है, मालिक्यूल मास। ये होता है प्रतिशत संगठन का सूत्र, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा प्रतिशत संगठन का सूत्र, टोटल एटॉमिक मास बटे मालिक्यूल मास इनटू 100, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। मतलब तत्व का द्रव्यमान और तत्व का परमाणु भार, ठीक है। तो ये होता है इसका क्या सूत्र, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास लिख दीजिएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है। अब इसी संबंधित कुछ सवाल पहले देख लेते हैं, उसमें मोलर द्रव्यमान इस तरह से, फिर प्रतिशत संगठन भी देखेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सवाल पहला है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान, ये हमारा एनसीईआरटी जो बुक है हमारी उसी क्वेश्चन है, मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए।
पहला है H2O का मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, दूसरा CO2 का और तीसरा CH4 का। इन तीनों का मोलर द्रव्यमान पूछा गया है। तो मोलर द्रव्यमान को हम अणुभार भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो उसी वही इसका निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, देखिए हम मोलर द्रव्यमान की बात करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान अणुभार कामा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, हम इसमें मोलर द्रव्यमान H2O का निकालते हैं। जब H2O का निकालेंगे तो H2O का सूत्र क्या होता है, देखिए H2O का सूत्र होता है, हमें पता है H2O, इसी का हमें द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पे H की अगर परमाणु भार की हम जो बात करेंगे तो H का जो परमाणु भार होता है वो होता है कितना, एक ही होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि नीचे जो मल्टीप्लिकेशन में होता है, मतलब नीचे जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है H2, तो उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, एक लिख दिया, नीचे लिखा है इसके उसमें सफिक्स में कितना लिखा है, 2, तो 2 का गुणा करवा दिया, तो लिख दिया 1 गुणित 2। और जो भी जितने भी नंबर आते हैं उनको प्लस में करके उनका भी परमाणु भार लिख दिया जाता है। तो O है, O ऑक्सीजन का परमाणु भार अभी हमने देखा था कितना था, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। ठीक है, तो देखिए 1 का गुणा 2 में करवाएंगे, 2 आ जाएगा, 16 और 16 2 कितना हो गया, 18। तो जो परमाणु भार मतलब अणु भार जो निकला वो कितना निकला H2O का, ये मोलर द्रव्यमान इसी को बोलते हैं, तो वो निकला 18 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये इसका है अणु भार। ठीक है, अब दूसरे मोलर द्रव्यमान की बात करें तो देखिए हमने M से लिखा है मोलर द्रव्यमान, M का मतलब है मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, CO2 का। अब CO2 में भी सेम ऐसे करेंगे, C कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे सफिक्स में है कितना, 2, तो वो हमेशा जो सफिक्स में होता है उसको गुणे में मल्टीप्लिकेशन में रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 2 को रख देंगे, तो ये हो गया कितना, कार्बन का होता है 12, लिख दिया। अब बीच में जो भी जितने भी अणु आ जाए तो उसमें प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया। ऑक्सीजन का होता कितना है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 अभी हमने पीछे पढ़ा, और यहाँ पे जो सफिक्स में नीचे दिया हो, ये दिया है नीचे कितना, 2, तो उसका 2 में मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है उसको उसी अणु में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करवा दिया, तो देखिए 12 और प्लस 16 दूनी 32, 12 और 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 44। तो इस एटॉमिक मास यूनिट, तो CO2 का जो आएगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा, 44 एटॉमिक मास यूनिट। अब तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हमारा है MCHO4, मतलब मोलर द्रव्यमान किसका, CH4 का, मेथेन का। इसके मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे तो C का कितना होता है, C कार्बन का होता है 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होता है, 1 और 4, तो 4 लिख देंगे, 1 गुणित 4, 1 गुणित 4 तो कितना हो जाएगा, 4, और 12 के 12, तो 12 लिख दिया। क्योंकि देखिए जब भी जो सफिक्स में होता है उसका गुणा मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो लिख दिया। तो 12 + 4 कितना होता है, तो 12 4 कितना होगा, 12 4 होता है 16। ठीक है, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान निकला या अणुभार निकला वो कितना निकल आया, 16 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका कितना निकला, तो इसका निकला हमारा 16 निकला, 12 4 16। तो इसका जो अणुभार आया वो कितना आ गया, 16। अब हम आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमें केवल इसमें मोलर द्रव्यमान निकालना था, हमने मोलर द्रव्यमान निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, सबसे नीचे लिखा हुआ है, 1 मिनट देख लीजिए। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्या लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं। सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इसमें सबसे आपसे पूछा गया है कि सबका आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, मतलब कितना किसका इसमें प्रतिशत है द्रव्यमान प्रतिशत, वो आपको निकालना है। Na का भी निकालना है, S का निकालना है, O का, मतलब इसमें क्या है, उपस्थित विभिन्न तत्वों के। तो 3 ही तत्व इसमें उपस्थित है, पहला हुआ हमारा सोडियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है ऑक्सीजन। ये 3 तत्व हमारे उपस्थित है, तीनों तत्वों का हमें निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले बात करते हैं, तो पहले आ जाते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा है Na2SO4। ठीक है, Na2SO4, इसका सबसे पहले मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, मतलब कि अणु भार निकाल लेते हैं। ठीक है, मोलर द्रव्यमान या अणु भार, ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए अणुभार इसका जब निकालेंगे, हमने कहा है कि जो तत्व हो उसका सबसे पहले परमाणु भार लिखा जाता है, नीचे जो सफिक्स में हो उसका मल्टीप्लिकेशन करवा दिए। Na का अभी आपने पीछे पढ़ा कितना होता है, 23। ठीक है,
2 सफिक्स में उसके, 2 का हमने मल्टीप्लिकेशन उसमें करवा दिया। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। तो जो तत्व अगर होता है, भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाए, प्लस का चिन्ह लगा दिया, प्लस 32 लिख दिया। ओ का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 और सफिक्स में कितने 4, तो लिख दिया 16 गुणते 4 कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या, 23 दूनी 46 प्लस कितना 32, 16 चौको 64। तो यहाँ पे सबको जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे, तो 4 2 6 6 4 कितना होता है, मतलब 6 2 8 8 6 कितना होता है, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा टोटल, 4 2 6 6 6 12 आ जाएगा। 12 की दी 2 हासिल लगा 1 6 3 9 9 4 कितना होता है, तो 9 1 10 10 3 13 1 14, टोटल आता है 14, मतलब 142 एटॉमिक मास। यूनिट इसका क्या आया है, अणुभार आया है। अब देखिए हम अणुभार हमने इसका निकाल लिया पूरे का, तो इसका अणुभार पूरे कितना है, इसका पूरे का अणुभार जो निकला है वो निकला है 142। अब हमसे पूछा सबका द्रव्यमान प्रतिशत अलग अलग बताना है। तो देखिए जब सबका द्रव्यमान प्रतिशत वाला जब हमने पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशत पीछे इसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, उसमें सूत्र भी पढ़ा था कि जो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है, तो वो होता है उसी तत्व का जो होता है भार और बटे टोटल एटॉमिक मास, मतलब टोटल परमाणु भार, ठीक है। तो टोटल भार मतलब देखेंगे तो देखिए Na2 जो SO4 है उसका हमने टोटल जो मास निकला है, मोलर मास निकला है, वो कितना निकला है 142, मतलब अणुभार, टोटल अणुभार जो निकला है वो कितना निकला है 142। और Na का जो दिए है Na का, तो Na का कितना दिए है, देखिए Na का हमें पता है कि Na का जो परमाणु भार होता है वो 46 होता है, पढ़ा है हमने कि Na का जो हम निकालेंगे, Na2 है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे Na का जो बात करें Na की, तो Na का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे लेकिन तत्व जो था हमारा सूत्र था Na2, तो यहाँ पे Na2 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। Na2 का ऊपर बात करें तो Na2 का जो द्रव्यमान प्रतिशत था, यहाँ पे 2 लगा लीजिए क्योंकि हर तत्व की बात की गई है, तो हमारे पास सूत्र में था Na2 को निकालना है। Na2 की जब बात करेंगे, Na का होता है 23 और 2 का गुणा करवा देंगे, 23 दूनी 46, तो Na2 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, 46 इंटू 100 अपॉन कितना होगा 142, क्योंकि सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत का तत्व का, जो जितना तत्व हो उसका द्रव्यमान प्रतिशत और बटे जो होता है टोटल अणुभार, ठीक है। तो टोटल अणुभार इसका 142 था, ऊपर था Na2, Na का होता है 23, तो 23 में हमने जब 2 का गुणा करवाया कितना आएगा 46, तो हमने लिख दिया 46 गुणित 100 बटे 142, भाग दे दिया, काटा तो कितना आ गया, हमारा आया 32.39%। इसी तरह से सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत पूछा गया है। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र आपको पता है, उसी तत्व का परमाणु भार बटे टोटल परमाणु भार इंटू 100 किया, कैंसिल किया, कितना आ गया 22.55%, ठीक है। वहीं पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला तो कितना हो गया 64 इंटू 100 बटे कितना 142, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार बटे कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार बटे कितना हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार बटे टोटल परमाणु भार। टोटल परमाणु भार कितना था, टोटल जो हमारा ये है Na2SO4, इसका जो परमाणु भार अभी हमने निकाला वो 142 था, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार देखेंगे तो कितना था, हमने निकाला ऑक्सीजन कितना था, तो ऑक्सीजन, एक मिनट, जो सूत्र है हमारा कितना है SO4, ठीक है। तो यहाँ पे O4 होना चाहिए, ठीक है। O4 का जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, O गुणते कितना कर देंगे 4, मतलब 16 गुणते 4, और 16 गुणते 4 कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि O4 पूरा निकालेंगे। तो यहाँ पे जब हम इस तरह से लिखेंगे 16 गुणते 4 तो गुणते 100 बटे कितना 142 के 16 चौको 64 इंटू 100 बटे 142, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 45.07%। तो ये सबका अलग अलग तत्वों का निकल आया, ठीक है। अलग अलग तत्वों का पहले Na2 का निकाला, फिर सल्फर का निकाल लिया, फिर O4 का निकाल लिया, तो विभिन्न तत्वों का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो चलिए यहीं से हमारा जो क्वेश्चन होता है वो होता है फिनिश।